हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक लग रहा है? मुझे देख के तुम लोगों को कैसा लग रहा होगा? लग रहा हो आगे फिर ये फिजिक्स पढ़ाएंगे पकड़ करके। टेंशन मत लो बच्चों, बढ़िया है। रिवीजन करा था आपने। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? एरर इन मेज़रमेंट, और एरर इन मेज़रमेंट पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं एरर इन मेज़रमेंट में। ठीक है बेटा? तो एरर इन मेज़रमेंट में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना? थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप थोड़ा और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बना सके। ठीक है? और अच्छे से समझ सके ये चैप्टर क्या है। आइए बेटा सवाल करते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत आराम से। मान लीजिए बेटा, इफ़ टू रजिस्टर्स, आराम से सुनना, घबराना नहीं बेटा। इफ़ टू रजिस्टर्स R1 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.1 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.1 ohm, then find percentage error in equivalent resistance, है ना बेटा? equivalent resistance when connected in पहला बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है बेटा, कनेक्टेड इन फर्स्ट सीरीज, एंड सेकेंड इसमें है पैरेलल। यानी बेटा हम लोग के पास यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो देखिए हमें बेटा, आप इसको बहुत गौर से समझना। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे ही आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है और भूलना नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पर बेटा इफ़ टू रजिस्टर्स, देखिए ये दिया हुआ है, टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 आर दिस, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेकेंड इन पैरेलल। अब बेटा मैं यहाँ पर सबसे पहले सीरीज में जब कनेक्ट किया गया है तब क्वेश्चन बनाऊंगा। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, है ना? मुझसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज एरर पूछा गया है। तो अब हम यहाँ पर प्लस देख रहे हैं ना, तो जब हमने बताया था बेटा, अगर A और B प्लस में बेटा प्लस में रहता है तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, परसेंटेज एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। निकालना परसेंटेज एरर है, तो एक काम करते हैं, पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो R इज इक्वल टू R1 की ट्रू वैल्यू कितनी है? 15, तो 15 प्लस, और R2 की ट्रू वैल्यू कितनी है? 30, 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 45 ओम। ठीक है भाई, 45 ओम। अब आइए एरर, तो यहाँ पर बेटा बताइए, प्रोपागेशन ऑफ एरर में सबसे पहला ही मैंने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ऐड होगा तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा। तो एब्सोल्यूट एरर इन R इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन R1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन R2। अब डेल्टा R1 0.1 एंड डेल्टा R2 भी 0.1, दैट इज 0.2 ओम। तो परसेंटेज एरर इन R, क्या ऐसे करेंगे बेटा? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर यानी डेल्टा R अपॉन ट्रू वैल्यू R इंटू 100। अब बेटा एरर कितना है? 0.2, और ट्रू वैल्यू कितना है? 45 इंटू 100। तो बेटा ये आ जाएगा 20/45। अगर आप चाहें तो 5 से काट लें, 5 4 जा 20 एंड 5 9 जा 45, 4/9%। ओम नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती है। याद रखिएगा, इसकी यूनिट नहीं होती है। बहुत होगा तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 0.44%। देखिए 4/9, 0 पॉइंट करेंगे, 9 4 जा 36, फिर 40, फिर 36, तो 0.44% इज द परसेंटेज एरर इन R।
देखिए मेरा कैलकुलेशन बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है। सीरीज ग्रुपिंग में हमें ये बताना था परसेंटेज एरर, और हमने सीरीज ग्रुपिंग में परसेंटेज एरर सॉल्व कर लिया है ना। सीरीज में R बराबर R1 प्लस R2 ट्रू वैल्यू निकाला, प्लस और माइनस देखते हैं यहाँ पर बेटा एब्सोल्यूट एरर ऐड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन R इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन R1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन R2, और डेल्टा R1 0.1, डेल्टा R2 0.1, 0.1 प्लस 0.1 0.2, तो बट बेटा परसेंटेज एरर इन R इज 0.44%। तो ये आपका सीरीज ग्रुपिंग है, बहुत स्पष्ट है। अब आइए पैरेलल ग्रुपिंग पे क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज हमने देख लिया, अब पैरेलल ग्रुपिंग पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल ग्रुपिंग, तो बेटा अगर नहीं आता है आप इसको दोबारा देखो वीडियो को, आपके पास रीप्ले का ऑप्शन है। अब आइए पैरेलल ग्रुपिंग, अब आइए पैरेलल ग्रुपिंग। अब देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए दो रजिस्टर है R1 एंड R2, एंड नाउ R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 1/R पैरेलल में आपने बेटा 10th में पढ़ा था, जो कि आप 100 साल पहले पढ़े थे। याद है ना आपको, आप 100 साल पहले थे 10th में, है ना। तो इतने साल पहले आप 10th में थे, तो आपको शायद याद तो होगा नहीं कि आप 100 साल पहले थे 10th में। ओ माय गॉड, ये तो बहुत लंबा साल हो गया, लंबा वक्त हो गया, फिर क्या करें। सो ओके, लेट्स रिमेंबर द 100 ईयर बिफोर यू वॉज इन 10th। ओके, तो चलिए भाई 10th में थे आप 100 साल पहले, और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2। देखिएगा बेटा ये आपका जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब यहाँ 1 करके है, यानी डिवाइड भी है और प्लस भी है। उफ, अब कैसे करें यार, अगर ऊपर होता तो एब्सोल्यूट एरर जोड़ देते, तो बड़ा लफड़ा यार। चलो पहले एक काम करते हैं, ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ट्रू वैल्यू निकाल लें, चलो ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्रू वैल्यू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू 15 एंड 1/R2 की वैल्यू 30 और 15 हो गया 30, 2 + 1 दैट इज R इज इक्वल टू 30/3 दैट इज 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 10 ओम आया। चलिए भाई ये तो ट्रू वैल्यू आया। अब मुझे एरर फाइंड करना है। अब यार ये तो बड़ा लफड़ा है भाई, अब एरर कैसे फाइंड होगा। तो बेटा देखिए, वी आर फॉलोइंग NCERT मेथड। हम लोग NCERT मेथड को फॉलो करेंगे बिना किसी लफड़े के, बिना किसी प्रॉब्लम में। हम अनडाउटली NCERT फॉलो करेंगे। NCERT इस टाइप के क्वेश्चन, पैरेलल ग्रुपिंग का क्वेश्चन NCERT में सॉल्व्ड क्वेश्चन बनाया गया है। आप NCERT में जो फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे बेटा, जिसके लिए आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, जब मैंने यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ाया तो बहुत सारे बच्चे NCERT के क्वेश्चंस बना रहे थे, और उन NCERT क्वेश्चन में यूनिट के भी क्वेश्चन थे, यूनिट एंड डायमेंशन क्वेश्चन थे, और मेजरमेंट के भी क्वेश्चन थे। तो जैसे ही वो मेजरमेंट के क्वेश्चन देख रहे थे तो वो बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, मतलब उनको पता ही नहीं था मेजरमेंट का। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अब वो मुझे फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप किया करते थे, तो मैंने उन्हें लिखा कि मैसेज में लिखा, बेटा ये एरर इन मेजरमेंट का, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब आप NCERT बनाएंगे तो आपसे बनेगा वो क्वेश्चन, क्योंकि पहले आपको पता नहीं था। उस समय मैं एक साथ इकट्ठा थोड़ी ना बता सकता था, अब बता सकता हूँ क्योंकि ये चैप्टर चल रहा है। एवरी पॉइंट मैं टच करूँगा, एवरी पॉइंट समझाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात, NCERT में ये क्वेश्चन पैरेलल ग्रुपिंग, दो रजिस्टर दिया है, डेटा डिफरेंट होगा, वैल्यूज़ जो दिया गया वो मैंने कुछ और माना है, वहाँ कुछ और हो सकता है आपको। लेकिन यही क्वेश्चन में दो रजिस्टर है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, और वो सॉल्व किया गया है NCERT में। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। आपका काम ये है, आज आप जब ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं बेटा, तो आपको काम करना है कि NCERT खोल करके NCERT बुक लीजिए, और वो उस पेज पे है जिस पेज पे इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि दो रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फाइंड परसेंटेज एरर। और बेटा वो पूरा सोल्यूशन जो बनाया गया उसको फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करना है। जितने बच्चे मुझे व्हाट्सएप करेंगे मैं ये समझ जाऊँगा कि हाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेक्चर्स बराबर देख रहे हैं, और जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। तो आज आपका काम है वीडियो लेक्चर जो अभी मैं बोल रहा हूँ, सुन चुके होंगे आप। वीडियो रोको, सबसे पहले NCERT बुक निकालो, उस पेज पे आओ, वो जहाँ क्वेश्चन सॉल्व है उस फोटो को क्लिक करो, और मुझे
जल्द से जल्द व्हाट्सएप करो, मुझे व्हाट्सएप मिलना चाहिए। मैं व्हाट्सएप में, आप अपना नाम लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और मैं देखूंगा कितने बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि इतने बच्चों ने वीडियो बराबर देखना शुरू कर दिया है, इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मैसेज करें मुझे। मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर बता दे रहा हूँ बेटा, दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। हो सकता है शायद आपने इस पहले से ही सेव किया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। जो लोग नहीं सेव किए हैं इसको कर लीजिए, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे फ़ोटो क्लिक करके सेंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप मिलेगा, मैं ये जान जाऊँगा कि कितने बच्चे लेक्चर्स रेगुलरली सुनते हैं, रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, और उनकी पढ़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सिंसियरली आपका काम करना है, आपको ये करना है। फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पेजेज पलटेंगे, मेजरमेंट वाला थ्योरी शुरू होगा, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, 2 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज नहीं पैरेलल में कनेक्ट है, और वो पूरा सॉल्व किया गया एनसीईआरटी में। वो फोटो क्लिक करना, मुझे भेजना है, बस इतना ही तो काम करना है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर बेटा पैरेलल में एरर कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो एनसीईआरटी कहते हैं कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एरर निकालना है तो ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r² इंटू dr, फिर 1/r1 का डिफरेंशिएशन -1/r1² इंटू dr1, और 1/r2 का डिफरेंशिएशन -1/r2² इंटू dr2। दोनों तरफ माइनस हटा देंगे, प्लस आ जाएगा। dr यानी डेल्टा r, dr को डेल्टा r कर लेंगे अपॉन r² बराबर, माइनस खत्म हो गया तो डेल्टा r1 अपॉन r1² प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2²। अच्छा, मुझे फाइंड क्या करना है? परसेंटेज एरर ना। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो आर, इस एरर अपॉन ट्रू वैल्यू में आर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, डेल्टा r अपॉन r इधर रखते हैं, और ये एक r हम इधर भेज देते हैं, है ना। r इंटू ऐसे कर लेते बेटा, बी स्मार्ट, है ना, घबराना नहीं है, ऐसे कर लेते हैं। और अब बेटा दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ध्यान देना, 100 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करूँ, तो व्हाट इज़ दिस? परसेंटेज एरर। ये देखिए परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो चलिए बेटा परसेंटेज एरर निकालते हैं। परसेंटेज एरर देखो, यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, या थोड़ा ऊपर से लिख दें। चलिए ऊपर से लिखते हैं, घबराइएगा नहीं बेटा, मिटा इसलिए ले जाओगे ताकि डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल टू, चलिए कैपिटल R, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना है? 10, तो यहाँ लिख लीजिए 10। फिर कितना है? डेल्टा R1, डेल्टा R1 कितना है? 0.1 अपॉन R1 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, प्लस डेल्टा R2 कितना है? R2 ये ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, या और ये एरर 0.1 अपॉन 30 का स्क्वायर 900 इंटू 100, यही है ना बेटा। अब देखिए परसेंटेज एरर मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है, इधर मिटा दे रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब बेटा सबसे पहले तो ये पॉइंट कॉमन लेके 10 से उड़ जाएगा, यहाँ पर आएगा 225 इंटू 900, शायद 900 का एलसीएम ले लो तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। सोच के देखो, नहीं बना रहा सही मैं, देखो 225 इंटू 4 900 होता है ना। अब 2 0 से 2 0 कट गया, 5/9, 9 5 जा 45, फिर 0.55%। तो देखिए परसेंटेज एरर इन आर व्हेन पैरेलल ग्रुपिंग हो जाएगा बेटा। तो कैसे मैंने बनाया? देखिए इस तरह से बनाया, यही आपको करना है, ऐसे ही आपको करना है, घबराना नहीं है। कैसे मैंने करा? जब 1-2 बार आप सवाल बनाएंगे और जो आप एनसीईआरटी से मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को खुद से पढ़ के बिना सोल्यूशन देखे आपको उससे पहले खुद अटैम्प्ट करना है एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद नहीं बनेगा, फिर वीडियो देखिए कैसे बना था, पूरा देखिए, है ना। आप अपने आप वो पूरा सोल्यूशन खुद ही कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बनाया बेटा, टेंशन मत लो, बिल्कुल ऐसे ही बनाया, कोई घबराहट नहीं है। हमें एनसीईआरटी फॉलो करना है,
एनसीईआरटी के जैसे बनाया उसी तरीके से फॉलो करना है, एनसीईआरटी को लेके चलना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बनाना आ गया, कैसे करते हैं ये समझ में आ गया, आई बात समझ में। और भी क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है, और भी करेंगे, परेशान नहीं होना है। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ सकता है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं हर एस्पेक्ट्स, हर चीज़ें, हर पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा। जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, सामने फेस हो सकती है, क्योंकि आप मुझसे अभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में नहीं है, अभी हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं है। तो एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबली कन्फ्यूज़न आपके सामने क्रिएट हो सकता है, जो मैंने फेस किया हुआ है कि बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बातों पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगा कि हर कन्फ्यूज़न आपका जो दिमाग में क्वेश्चन आएगा उससे पहले मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँ। अब जैसे क्या होता है बेटा, अब चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने आपको बना के दिखाया 0.55% इज द आंसर, यही आया ना। अब आप सोचिए, ध्यान से सोचिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपको कहीं और मिल जाएगा। एनसीईआरटी में तो जैसे बना वैसे मैंने आपको समझाया, अब कहीं और मिल गया। आप कोई बुक बना रहे हैं, आप जैसे अरिहंत की बुक बना रहे हैं या कहीं और की बुक बना रहे हैं, लेट अस सपोज, अब आपको क्वेश्चन मिल गया, यही क्वेश्चन इसी टाइप का मिल गया। आपको पता था कि एनसीईआरटी में ऐसा दिया है, सर ने भी यही मेथड सिखाया, वो उस मेथड से बना रहे हैं आप, पता चला वो आंसर आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो ऑप्शन गिवन है उसमें वो ऑप्शन है ही नहीं, मैच नहीं कर रहा है। पता चला ऑप्शन कुछ और ही है, सही आंसर कुछ और ही है। तो आपको उस समय ये फील आएगा कि अरे ये गलत तो नहीं हुआ यार, हम लोग कैसे ये कर रहे हैं, ये गलत तो नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा भाई, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि IIT या नीट की तैयारी करे, जो कि प्योरली NCERT बेस्ड एग्ज़ाम है। और NCERT बेस्ड एग्ज़ाम में एकदम फैक्ट है, CBSE जो है वो कंडक्ट कराती है, वो NCERT फॉलो करती है, और वो उन्होंने साफ साफ कहा NCERT में जो भी मेथड है वही फॉलो करना है। अब चूंकि आप कोई किताब बना रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मिल गया, आपने NCERT मेथड से बनाया, आंसर नहीं आया, तो मैं आपको बताता हूँ उन किताबों में इसके क्वेश्चन का सलूशन कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए, अभी मैंने आपको दिया था R1 इज इक्वल टू 15 ± 0.1 ओम, यही था, एंड R2 इज इक्वल टू 30 ± 0.1 ओम, यही था ना। अब कनेक्टेड इन पैरेलल, तो करना क्या होता है, ये लोग करते कैसे हैं, नॉर्मल जो बुक होता है उसमें करते क्या है, NCERT को ही फॉलो करना है, लेकिन NCERT का ना मेथड बना के पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। देखिए वो क्या करते, देखिए ये करते क्या है, बोलते हैं पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/r इज इक्वल टू होगा 1/r1 + 1/r2, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ये बोलते हैं चलो भाई R1 R2 LCM ले लो, R1 R2 LCM ले लिए, ऊपर आएगा R1 + R2, तो बोलते हैं R इक्वल टू लिख लो, तो ठीक है, इसे हम उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, R1 × R2/R1 + R2, बिल्कुल आराम से सुनना बेटा, ठीक है। अब ये बोलते हैं, ये क्या कहते हैं ये सुनिए, पहले बोलते हैं ट्रू वैल्यू निकाल लो, तो चलो भाई ट्रू वैल्यू हम लोग निकालते हैं। R1 की ट्रू वैल्यू है 15, R2 की ट्रू वैल्यू है 30, R1 + R2 15 + 30 45, 15 3 जा 45, 30/3 इज द 10 ओम हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है ना, कितना बढ़िया से कर रहा हूँ। चलो भाई, तो पहले तो मेरा ये ट्रू वैल्यू आ गया। अब अगर मैं एरर सॉल्व करने जाऊँ, अब एरर सॉल्व करने जाऊँ, तो एरर सॉल्व करते समय मैंने आपको NCERT मेथड समझा दिया। अब क्या होता है, कभी कभी किताब में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी बुक में मिल जाएंगे, है ना, तो अब आप बोलेंगे अरे यार सर ऑप्शन जो था उसमें आंसर ही नहीं था, ये कुछ डिफरेंट आंसर था। वो लोग क्या करते, कैसे बनाते, ये सुनिए। वो ये सोच रहे हैं, जैसे बनाते, ये बोलते ये मान के चलिए A, इसको मान के चलिए A, और इसको मान के चलिए B। ये बोलते हैं कि सपोज ऊपर वाला न्यूमरेटर इज A एंड इट इज, इसको पूरा का पूरा B समझ लीजिए। पहले आराम से सुनना बेटा, न्यूमरेटर को मैंने क्या माना A और डिनोमिनेटर को क्या माना B। सपोज A/B का फॉर्मेट है ना, A/B वाला फॉर्मेट है, तो A/B में परसेंटेज एरर इन R इज इक्वल टू A/B।
तो डिवीजन में क्या होता है, परसेंटेज एरर ऐड होता है, वी नो दैट। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, परसेंटेज एरर ऐड होता है। तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। अच्छा भाई ठीक। अब परसेंटेज एरर इन ए का मतलब क्या होता है बेटा, ए की ट्रू वैल्यू अपॉन ए की एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, फिर बी की एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, यही होता है ना। बहुत साफ साफ लिखा, ठीक लिखा। अब बोलते हैं ए इज व्हाट, तो ए इज इक्वल टू R1 इंटू R2। अब बोलते हैं देखो, अब भूल जाओ, अब ए को देखो, ए किसकी जगह पर लिखा था, R1 इंटू R2 की जगह पर लिखा था। यानी जैसे समझो x इज इक्वल टू R1 इंटू R2 समझो, यानी ए इज इक्वल टू R1 इंटू R2 समझो। क्योंकि प्रोडक्ट है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि प्रोडक्ट है। सो परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2। तो बेसिकली ये परसेंटेज एरर इन ए है, जिसको लिखा गया है परसेंटेज एरर इन R1 यानी एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। क्योंकि ए किसके जगह पर है, R1 R2। केवल सोचो ए बराबर R1 R2 है, तो परसेंटेज एरर इन ए किसके इक्वल होगा बेटा, परसेंटेज एरर इन R1 प्लस परसेंटेज एरर इन R2। चलो भाई ठीक है, ए का तो समाप्त हो गया मामला। अब बी की बात करें, ये डेल्टा बी, तो बोलते हैं बी किसकी जगह पर है, R1 प्लस R2। अब इसको भूल जाओ, सोचो बी इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो परसेंटेज एरर प्लस माइनस में क्या होता है, परसेंटेज एरर जुड़ता है या एब्सोल्यूट एरर, तो बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। तो हम बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, डेल्टा बी की वैल्यू देखो, डेल्टा बी क्या बेटा, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन बी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन R1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन R2, यानी डेल्टा बी हो जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ओके, और अपॉन बी, बी इज व्हाट, ट्रू वैल्यू, और बी इज ओके R1 प्लस R2 है। अब देख रहे हैं कैसे ये मेथड फॉलो करते हैं, इनटू 100। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं लोग। चलिए अब एक काम करते हैं, डेल्टा R1 की वैल्यू रखते हैं। डेल्टा R1 कितना, 0.1, तो यहाँ लिखेंगे 0.1 अपॉन 15 इंटू 100। फिर यहाँ कितना, 0.1 अपॉन 30 इंटू 100। अच्छा भाई, प्लस डेल्टा R1 0.1 प्लस 0.1 0.2 अपॉन R1 प्लस R2 45 इंटू 100, पॉइंट से 0 पॉइंट से 0 पॉइंट से 0, 10 बाई 15, 10 बाई 30, 20 बाई 45। अच्छा बेटा 15, 30 और 45 का एलसीएम 45 होगा, दिमाग रखना बिल्कुल। 15 3 या 45, 3 इंटू 10 30 प्लस नहीं, यहाँ 90 कर लेते हैं ना, 90 कर लेते हैं। 15, 30 और 45 का एलसीएम 90, 90। तो यहाँ आएगा 15 6 या 90 60, यहाँ आएगा 3 3 10 जा 30, यहाँ आएगा 2 22 जा 40। अब आप सोच के देखिए, परसेंटेज एरर इन R है ना बेटा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो परसेंटेज एरर इन R कितना आएगा, देखो इनके मेथड से 60 एंड 40, 100, 130 अपॉन 90, 130 अपॉन 90। आप समझ रहे हैं, 130 अपॉन 90, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सारी चीज़ें मैंने आपके सामने बनाया है, कोई लफड़ा नहीं किया। अब 13 अपॉन 9 यानी 1 पॉइंट और आ जाएगा 9 1 जा 9 4 40, तो 9 4 जा 1.44% आएगा। अब एक बात बताओ, क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, 0.55% आया था और यहाँ कितना रहा 1.44%। तो यही वजह है कि आंसर डिफ़र कर जाएगा। आंसर क्या कर जाएगा, डिफ़र कर जाएगा। और यही मैं चाहता नहीं हूँ बेटा, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी बुक में अगर इस टाइप का आंसर दिया है तो आप भी स्मार्ट ना, बी स्मार्ट। आप स्मार्ट हैं, आप हर चीज़ जानते हैं। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, इस किताब ने कैसे बनाया होगा मुझे मालूम है, ये ऑथर ने ऐसे बनाया होगा क्वेश्चन को, हाँ ठीक है आंसर आ गया, बट दिस इज़ नॉट द राइट प्रोसेस। ये सही तरीका नहीं है। तरीका हम वही सही मानेंगे जो एनसीईआरटी मानते हैं। एनसीईआरटी हमारा स्टैंडर्ड बुक है, हम स्टैंडर्ड बुक को के मेथड के सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। और हमारा जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो ये कहता है ऐसे नहीं बनाना है, आपको डिफ्रेंशिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरी बात समझ में आई? सो डोंट बी कंफ्यूज, अगर ऐसे कहीं बनाता है तो आप बना तो लोगे, लेकिन मन में सोचना दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। करेक्ट मेथड क्या है? एनसीईआरटी का मेथड है। मैंने आपको ये क्यों कराया? क्योंकि कहीं आपका अगर आपको क्वेश्चन किताब में मिलता या आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछ लेता, वो इस तरह का मेथड अपनाता, तो आप बोलते अरे यार मेरे को तो सर ने सिखाया नहीं।
मेरे को सर ने सिखाया नहीं। पंगा जानते हो कहाँ पर पड़ता है? जैसे मौसी का बेटा, मामा की बेटी, बुआ का बेटा, उनको पता पड़ जाए कि आप 11th में हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT और मेडिकल, तो और उन्होंने कभी तैयारी किया होगा या हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, है ना, या वो कर रहे होंगे, वो हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के चक्कर में आपको बोलेंगे अबे कहाँ पढ़ रहा है, अबे वहाँ पढ़ रहा है, कुछ नहीं मालूम है, वहाँ के टीचरों को कुछ आता थोड़ी ना है, मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ बेस्ट पढ़ रहा हूँ। अब वो तुम्हें बोलेंगे, फ़ोन करेंगे, तुम्हारे मम्मी को फ़ोन करेंगे, तुम्हारे पापा को फ़ोन करेंगे, तुम्हारे ब्रदर सिस्टर को फ़ोन करेंगे, अरे कहाँ पढ़ रहे, कहाँ डाल दे, अरे देखिए क्या मतलब है। और अगर कहीं बोल दे नहीं नहीं पढ़ाई अच्छी चले, अच्छा बात कराइए, चलिए बात कराइए। या कभी मिल गए आप, बैठ के बात कर रहे हैं, दोनों फैमिली मिली हुई है, एक तरफ बुआ की फैमिली, एक तरफ तुम्हारी फैमिली, हाँ भाई दोनों लोग चलो शुरू हो जाओ। अब वो आप पे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मेथड मैं नहीं बताता तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती, आपको बोला जाता अरे तुम कहाँ बेवकूफ़ों से पढ़ रहे हो, है ना, उनको कुछ आता थोड़ी ना है, वो ऐसे करके ब्लेम करेंगे, उन्हें कुछ आता थोड़ी ना, यार हमारे मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाते, हमारी कोचिंग बहुत अच्छी पढ़ाती, ऐसे करके एक कंपटीशन जो कि ज़बरदस्ती का, जिसमें आपका ही नुकसान हो जाता है। तो मैंने आपको बचाने के लिए अब इस मेथड से आपको कभी भी कंपटीशन के क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको जो मैंने तरीका बताया वही करना है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात? ठीक है, 2 रजिस्टर अगर पैरेलल में रहे तो आप इस मेथड को फॉलो नहीं करें, लिख जरूर लीजिएगा, बना जरूर लीजिएगा, 1-2 बार रफ कॉपी में कर लीजिएगा जरूर, लेकिन ध्यान में रखना है कि दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। बोलो क्लियर हो गया बेटा? मैं हर कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। देखिए ये कन्फ्यूज़न आता है, बच्चे मेरे से पूछते हैं, इसलिए मैंने कहा आपसे भी मैं डिस्कस कर लूँ। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है कि आपको टफ लगे, पढ़ाई टफ आ रही है, बहुत गजब लग रहा है पढ़ाई, लेकिन आप परेशान मत होना, 2-3 बार सुनोगे मेरी बात को, आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनो बेटा, बहुत आराम से सुनना, बड़े प्यार से सुनना, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं आपसे, अब जैसे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये है बेटा कि इफ weight of a body in air is W1 is equal to 10 plus minus 0.2 gram and in water is W2 बराबर 8 plus minus 0.1 gram, then find the relative density, of body, with error limit। अब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को बनाना है बेटा। अब आप एक बात सोचो, इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा तो आप ये सोचो, ये क्वेश्चन बेसिकली अगर ये नहीं बताया जाएगा, अगर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली बेटा रिलेटिव डेंसिटी ये टर्म आपको नहीं आता है। अब चूंकि किताब में ये क्वेश्चन मिल जाता है, बुकलेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं आप कोई बुक बनाएंगे वहाँ मिल जाएगा। अब वहाँ मिल जाएगा तो ये आपके डाउट हो जाएंगे कि भाई ये है क्या, सर ने क्या पढ़ाया मुझे एरर इन मेजरमेंट में, मुझे तो आज तक इस तरह का रिलेटिव डेंसिटी कुछ बोला ही नहीं। अब ये क्वेश्चन मिलता है बेटा, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन मिलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको अपने पढ़ाई का जो दायरा होगा बेटा, मेरी जो बाउंड्री होगी वो इस तरह से होगी कि अगर आप पूरा ये ढंग से पढ़ लोगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूज़न मोस्ट प्रोबेबली नहीं बचेगा, और अगर कुछ होता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं लाइव क्लास में बता दूंगा। तो इसलिए बेटा आप एक बात समझो कि अब मैं ये सवाल करके सिखा करके आपका वो कन्फ्यूज़न ही दूर कर दूंगा जो भविष्य में होने वाला है। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ है,
है ना। ठीक है भाई, एक बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसको एयर में वेट करा इतना ग्राम, फिर पानी में डुबाया, फिर देखा वजन इतना ग्राम, तो मुझसे बोलता है रिलेटिव डेंसिटी सॉल्व करिए। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बेटा? पहली बात तो रिलेटिव डेंसिटी, ये जो टर्म है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये जो टर्म है बेटा वो आगे हम 11th में ही, इसी में ही आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा आपको जिसमें मैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ये सिखाऊंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मिल जाता है इस चैप्टर में, इसलिए मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी मेज़र करना है विद एरर लिमिट। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसी फॉर्मूले को रट्टा मार लीजिए। क्या मार लीजिए? एकदम सीधा, कोई लफड़ा नहीं, एकदम रट्टा मार लीजिए, बात खत्म, एकदम बात खत्म, है ना, कोई लफड़ा नहीं है, रट्टा मार लीजिए। ठीक, अब देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी को पहले रो आर से लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना बेटा, डेंसिटी रो को लिखते हैं, आर लिख दिया, रिलेटिव डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। पहले तो ये होता है बेटा फार्मूला, ये होता है फार्मूला, समझिएगा ध्यान से। यानी अगर वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर इज W1, या ऐसे लिख देते हैं W एयर अपॉन W एयर माइनस W एयर इन वाटर, मतलब वाटर W इन वाटर, ऐसे। तो पहले तो ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या ज्योग्राफी है, इन चक्रों में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी ये इस तरह का केवल एक ही क्वेश्चन पूछेगा, केवल एक ही क्वेश्चन आएगा बस, इसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन रिलेटिव डेंसिटी का नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि ये जो क्वेश्चन है, अगर हाँ डेटा थोड़ा चेंज होगा, मैंने ये माना और W2 ये माना, हो सकता है उसमें डेटा कुछ दूसरा हो, वैल्यू कुछ डिफरेंट हो, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी पूछेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना। और कहाँ से आया बेटा, ये आगे के चैप्टर में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिस दिन पढ़ोगे उस दिन तुम्हें वो यही आज की बात याद आएगा, अरे हाँ सर ने एक दिन बोला तो था, बहुत पहले बोला था, जिस समय बहुत बड़े बैल हुआ करते थे, गोबर लेके चला करते थे, खोपड़ी में गोबर भर के चला करते थे, और धीरे धीरे बेटा मैं सफाई कर दूंगा, तुम्हें गोबर से, बैल से इंसान बना दूंगा, साइंस में तुम्हें बहुत अच्छा कर दूंगा, बस भरोसा रखना, अपना डिस्ट्रैक्ट मत करना, फोकस अपना जो तुम्हारा फोकस है वो से डिस्ट्रैक्ट मत करना, इधर उधर, पता चला उधर भी देख लिए उधर भी देख लिए। इंटरनेट खोलते ही क्या होता है ना, बहुत सारा अरे यार ये भी वीडियो, अरे ये फॉलो ओनली वन सिस्टम। मैं आपके पास अवेलेबल हूँ बेटा, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसे ध्यान दीजिए, और आपको अगर टाइम मिले तो आप उसी चीज़ को दोबारा देखिए, दोबारा लिखिए। जस्ट फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म, केवल एक प्लेटफॉर्म पे को फोकस करना है। डिफरेंट बहुत सारे लोग, अरे यार वो कर लो ना, अरे यार वो कर लो ना, अरे उसका वीडियो देख लो, अरे उसका वीडियो देख लो, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत डेप्थ ऑफ द हार्ट, बहुत आराम से बोल रहा हूँ, सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि बेटा वो जो बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं तो उन्हें बोलने दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ एडवाइस देना लोगों का एक टेंडेंसी होता है, वो एडवाइस दे देते हैं, उन्हें लगता है जो चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है ये सामने वाले को भी अच्छी लगनी चाहिए, नहीं कैसे मानेगा बात। सो आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने रिलेटिव्स अभी थोड़ी देर के लिए साइड कर लीजिए, जस्ट फोकस ऑन वन प्लेटफॉर्म, बस इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आप मेरे से इंटरैक्ट करेंगे, मैं हर बाउंड्री टच करूंगा, हर बाउंड्री टच करूंगा, हर पॉइंट आपको टच करके सिखाऊंगा, जिससे आप बात तो कर लो, किसी से डिबेट करने का मौका मिले तो डिबेट कर लो, बिल्कुल हर पॉइंट पे डिस्कशन कर सकते हो, हर क्वेश्चन पे बात हो सकती है, बशर्ते मेरे पढ़ाई के अनुसार चलोगे तभी।
है ना, क्योंकि मैं पॉइंट टू द पॉइंट बिल्कुल जो पूरा चल रहा है आजकल, पूरा क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, पूरा कंप्लीट एनालिसिस मेरे पास है। इसीलिए मैं पढ़ाता उसी टाइप से हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा अनाप शनाप नहीं पढ़ें। मैं हमेशा तरीका बता दूँ, बेटा ये अनाप शनाप नहीं करना है। मैं क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपने ट्यूशन को, अपने कोचिंग को चमकाने के लिए क्या करते हैं, अनाप शनाप पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं बनता है। अरे भाई, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर नासा यार, हम लोग नासा की तैयारी नहीं कर रहे हैं यार। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग अभी 11th में हैं, आप अभी 11th में हैं, उसके बाद 12th में हैं, उसके बाद फिर IIT की या फिर मेडिकल का एग्ज़ाम देंगे। हमें बस यही इसी सिलेबस को फोकस करना है, सिलेबस को ही पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन बनाने हैं, जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है वहीं तक करना है। अब पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, मैं तो PhD पोस्ट ग्रेजुएशन की फिज़िक्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा उसका, कोई फ़ायदा तो नहीं बनेगा ना बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सो वो कहते हैं, कहने दीजिए, बस ट्रस्ट ऑन मी, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, आप फिज़िक्स बहुत आसान कर दूंगा मैं। आप खुद बोलेंगे आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर बाद आप खुद बोलेंगे सर फिज़िक्स आपने बहुत अच्छी पढ़ाई, फिज़िक्स मुझे पूरा समझ में आया, मुझे कभी दिक्कत नहीं आया, आपने पढ़ाया और जो आपने कहा कि ऐसा करो वो हमने किया, हमारे हर एग्ज़ाम के क्वेश्चन फिज़िक्स के बन गए, हमें कभी दिक्कत नहीं है। और आप सिलेक्शन के बाद खुद मेरे पास आएंगे, आप IIT में सिलेक्ट होंगे या फिर अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में सिलेक्ट होंगे, मेरे सामने आप आएंगे और आप खुद मेरे से पर्सनली बोलेंगे सर आपकी पढ़ाई फिज़िक्स से मेरा बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत फ़ायदा हो गया। तो ये आप बोलेंगे कैसे, जब आप मैंने जो पढ़ाया वो और मैं जो कहता हूँ कि क्या करना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो रिलेटिव डेंसिटी का पहले तो फॉर्मूला आपके सामने क्लियर हुआ है ना। क्या क्लियर हुआ बेटा, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये क्लियर हुआ कि हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन वेट ऑफ, बोलो बोलो, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। ठीक है बेटा। अब आप बोलेंगे सर मुझे इसमें पहले तो ट्रू वैल्यू निकालनी है, चलिए भाई ट्रू वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी W1 कितना है, ट्रू वैल्यू 10, फिर ये कितना 10 माइनस 8, तो 10/2 दैट इज़ 5, है ना, 5 यूनिट नहीं होती बेटा, रिलेटिव डेंसिटी की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। तो चलिए 5 आ गया। अब आप बोलेंगे सर एरर सॉल्व करिए, एरर सॉल्व करिए। अब एरर कैसे सॉल्व करें, तो देखिए एरर इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। अब आप डिफरेंशिएट करके नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ करना क्या बेटा, इसको A सपोज करिए मनी मन, इसको B सपोज करिए। हाँ देखिए जो भी 2 रजिस्टर पैरेलल था उसमें ऐसा मेथड लगाया था ना। हाँ इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है, क्योंकि वो मेथड होता है लेकिन वहाँ लागू नहीं होगा, 2 रजिस्टर के लिए वैलिड नहीं होगा, यहाँ वैलिड हो जाएगा। हम बोलेंगे इसे A माना, इसे B माना। सर ये डिवीज़न है, डिवाइड है, डिवीज़न में परसेंटेज एरर होता है, तो परसेंटेज एरर इन रो R इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन A, परसेंटेज एरर इन A अपो प्लस परसेंटेज एरर इन B। बहुत साफ साफ बात है बेटा, बहुत प्यार से। अब देखिए परसेंटेज एरर इन A किसके बराबर बेटा, W1 के, मतलब A इक्वल टू W1 है, नहीं जो A का परसेंटेज एरर वही W1 का, तो डेल्टा W1 अपॉन W1 इंटू 100। आइए भाई B में परसेंटेज एरर, और B क्या बेटा, W1 माइनस W2। अच्छा फिर सब्ट्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पर बेटा हम बोलेंगे भाई B में परसेंटेज एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। चलिए भाई डेल्टा W1 अपॉन W1 इंटू 100, 100 ज़रा ठीक से लिख देते हैं, जो लग रहा है W जैसा, प्लस डेल्टा B, हम लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट एरर इन B इज इक्वल टू, एरर में से ऐड होता है, एरर ऑलवेज ऐड, डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2, तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 एंड B की ट्रू वैल्यू, तो B इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इंटू 100। बहुत आराम से बेटा, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वी हैव द आंसर परसेंटेज एरर। तो देखिए डेल्टा W1 कितना भाई, डेल्टा W1 0.2, तो यहाँ 0.2, W1 कितना भाई, ट्रू वैल्यू 10 इंटू 100। ओके सर,
डेल्टा W1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 0.3 ओके W1 माइनस W2 10 माइनस 8 इज 2 इंटू 100 2 5 जा 10 पॉइंट से ये 0 2 और 15 कितना आएगा बेटा 16% 17% ना। देखिए 5 3 जा 15 प्लस 2 17%। अगर परसेंटेज अगर कहता तो 17% लगाते हैं, लेकिन मेरे को क्या बोला एरर लिमिट यानी एब्सोल्यूट एरर के साथ बताना। तो ठीक है एक काम करते हैं यहाँ मिटाते हैं और बेटा बहुत आराम से रिलेटिव डेंसिटी यानी डेल्टा रो आर अपॉन रो आर इंटू 100 ये कितना है बेटा 17। तो डेल्टा रो आर इज इक्वल टू 17/100 इंटू डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी 5 17 5 जा 85 तो 0.85 आया। तो फाइनल आंसर बताओ कैसे देंगे। तो फाइनल आंसर लिखेंगे रो आर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू 5 प्लस माइनस डेल्टा रो कितना है 0.85। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। बहुत कॉन्फिडेंटली बनाना है ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई बेटा ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ डाउट भी कराएंगे फिर थ्योरी पढ़ा देंगे ठीक है। ओके थैंक यू।